व्यूअर्स, कनाडा में सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का बदलाव ही नहीं हुआ, वहां पर इमिग्रेशन मिनिस्टर भी बदल चुके हैं। मार्क मिलर की जगह ले ली है रेचल बंडेर ने। नई इमिग्रेशन मिनिस्टर नियुक्त हो चुकी हैं। इनके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे कि क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, फॉरेन वर्कर्स हो, पीआर एस्पायरेंट्स हो, तो यहाँ विजिटर्स हो कनाडा में, उनके लिए आने वाले टाइम में इमिग्रेशन कैसा रहेगा। इसके ऊपर जरूर डिस्कस करूंगी, लेकिन साथ में ही आपको आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिसेंटली अपडेट हुई है इस हफ्ते के प्रोसेसिंग टाइम की, उसके बारे में पहले जरूर बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है आप लोगों के लिए। कृपया करके इसको दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करना, जो ऑलरेडी कनाडा में है या प्लान कर रहे हैं कनाडा में जाने का और अपना फ्यूचर कनाडा में देख रहे हैं, उनको ये सारी अपडेट से अवेयर होना बहुत जरूरी है। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना मत भूलना। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो ओवरऑल जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें स्टडी और वर्क को लेके ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन विजिटर वीज़ा वालों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम पहले से कम हो गया। शुरुआत करते हैं स्टडी परमिट से। इंडिया से अप्लाई किया है या आपने फर्स्ट टाइम इनसाइड कनाडा अप्लाई किया, कोई चेंज नहीं है। 15 वीक्स अगर इंडिया से अप्लाई किया, 3 वीक्स अगर इनसाइड कनाडा अप्लाई किया। लेकिन अगर आपने स्टडी परमिट का एक्सटेंशन डाला तो उसमें 2 दिन की बढ़ोतरी हो गई है। पहले 112 डेज था, अब ये 114 डेज हो गया। वर्कर्स आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं है, एक मिक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इंडिया से अप्लाई किया तो टाइम वही है, 20 वीक्स, ना ज्यादा हुआ है ना कम हुआ है। अगर वर्क परमिट अपने इनसाइड कनाडा अप्लाई किया, चाहे फर्स्ट टाइम किया हो चाहे एक्सटेंशन डालो, उसके लिए 111 डेज लग रहे हैं। सिर्फ एक दिन की कमी देखने को मिली है। उसी के साथ विजिटर वीजा वालों के लिए बात शेयर करूंगी। जो इन्फॉर्मेशन आई है गुड न्यूज है। इंडिया से अप्लाई किया, 83 डेज का टाइम शो हो रहा है, जो पहले 96 डेज था। 13 दिन की एकदम से कमी आ गई। तो विजिटर्स आपके लिए खुशी है क्योंकि इस टाइम पे काफी लोग कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों की कॉन्वोकेशन आ रही है, उनके प्रोग्राम्स खत्म हो रहे हैं, तो पेरेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम। और जो लोग जुलाई में जाके कनाडा में समर सीजन एंजॉय करना चाहते हैं या 1 जुलाई को कनाडा डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं कनाडा में जाके, उनके लिए भी अच्छा मौका है। अभी राइट टाइम में अप्लाई कर लीजिए क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने चल रहा है। इसी के साथ अगर आपने कनाडा के में जाके इनसाइड कनाडा आपने अप्लाई किया फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए सिर्फ 15 डेज लग रहे हैं, जो पहले से एक दिन कम हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिन टाइम बढ़ गया अगर आपने विजिटर रिकॉर्ड के लिए एक्सटेंशन के लिए इनसाइड कनाडा एप्लीकेशन डाला हुआ। अब बात करते हैं कि रेचल बंडेन जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर सिलेक्ट हुई हैं, उनके कार्यकाल में आने वाले टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या फॉरेन वर्कर्स हो या पीआर एस्पायरेंट्स हो या विजिटर्स हो, उनको लेके क्या क्वेश्चंस हैं, क्या हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। डेफिनेटली जैसे उसके ऊपर लीगल वे में या ऑथेंटिक वे में इंफॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली शेयर करूंगी, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले टाइम में जो इमिग्रेशन मिनिस्टर्स रह चुके हैं उन्होंने क्या बदलाव किए। कोविड के टाइम की बात करें, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा जा रही रही, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ या जो ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा था, तो काफी एप्लीकेशंस बैकलॉग में चली गई। लेकिन जब शान फ्रेजर जो ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर, जब उनकी नियुक्ति हुई, उन्होंने एक टारगेट डिसाइड किया, उसके बाद टाइम काफी कम हुआ और कंट्रोल में आ गया, काफी जल्दी वीजा डिसीजन आने लग पड़े। लेकिन उसके बाद उनको रिप्लेस किया ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क मिलर ने। तो जब उनका टाइम आया ना, उस टाइम पे उन्होंने काफी चेंजेस किए। पिछला साल तो मुझे लगता है चेंजेस से ही बड़ा। सबसे पहले बात हुई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग की। कैपिंग डिसाइड हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बुलाने थे वो कम हो गए। ऑब्वियसली कॉलेजेस को काफी हिट हुआ है और लॉन्ग टर्म में और ज्यादा हिट होने की उम्मीद है। अब यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम स्पेसिफिक कंडीशंस भी आ गई। प्रोग्राम स्पेसिफिक कंडीशंस क्या आई कि उनका जो प्रोग्राम है उनको वर्क परमिट तभी दिलाएगा अगर फील्ड ऑफ स्टडी से लिंक हो। इसके बाद अगर वो अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं तो उसके बाद उनको लैंग्वेज टेस्ट देना मैंडेटरी है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी ऐसे हैं जो कनाडा में जाके अपना कॉलेज चेंज करते हैं, तो इस टाइम पे अगर वो कॉलेज चेंज करते हैं उनको दोबारा स्टडी परमिट की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग टाइम अभी भी काफी चल रहा है इन सभी चीजों के लिए। अब बात करते हैं फॉरेन वर्कर्स, उनके लिए भी चेंजेस बढ़ क्यों हुए हैं। सबसे पहले फॉरेन वर्कर्स जो LMI बेस्ड मींस क्लोज वर्क परमिट के लिए जाते थे, जो लो स्किल्ड वर्क में जाते थे, उनके लिए जिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% या ज्यादा है, वहां पर उनको LMIA इशू नहीं होगा। ये बदलाव हुआ। इसके अलावा स्पाउस वर्क परमिट को लेके, जो अपने स्पाउस को बुलाते हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है, उनको लेके भी काफी चेंजेस हुए। टीयर कैटेगरीज में जो पहले डील मिली थी शान फ्रेजर के टाइम में, हर टीयर कैटेगरी मतलब 4-5 वाला भी अपने स्पाउस को बुला सकता था, अब इसको खत्म कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा हो गई।
4-5 वालों को निकाल दिया गया, मीन्स वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। 2-3 के लिए स्पेसिफिक लिस्ट के सामने आई है, जो इस लिस्ट में काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो वही अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, लेकिन 0 और 1 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तो रही फॉरेन वर्कर्स की बात। अब बात करते हैं पीआर वालों की। काफी लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं, तो जब एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करते हैं उसमें ऑलरेडी जो इमिग्रेशन लेवल है उसको कम कर दिया गया। इमिग्रेशन लेवल प्लान ILP जो हर नवंबर के महीने में आता है, हर साल आता है, तो उसमें इस बार टीआर की कैटेगरी भी ऐड ऑन कर दी गई, जो पहले सिर्फ पीआर की होती थी। तो एक्सप्रेस एंट्री में इसी के साथ कैटेगरीज भी इंट्रोड्यूस्ड हो गई, और इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई लेकिन इसमें बदलाव भी आ गया आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। रिसेंटली उसमें एजुकेशन जिसने ट्रांसपोर्टेशन को रिप्लेस कर दिया, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो बढ़ बढ़ के चेंजेस हैं। LMIA के पॉइंट्स डेफिनेटली आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे, जो 50 से 200 के बीच में लोगों को मिलते थे। तो काफी ये चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं बदलाव ला रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी भी हुई है, RNIP के 2 नए पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गए हैं, RCIP, FCIP। फ्रेंच कैटेगरी के ड्रॉ ज्यादा निकल रहे हैं, और पीआर के लिए जो जिन लोगों को पीआर मिलनी है उनके लिए जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये है कि इनसाइड कनाडा हो। सो इनसाइड जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं या जो कनाडा में एक्सपीरियंस क्लास है उनको फोकस किया जा रहा है। यही नहीं, क्योंकि कनाडा में कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, हाउसिंग क्राइसिस है, तो बहुत ज्यादा हाउसेस कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसको भी लेके मार्क मिलर ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। सो गाइस, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। विजिटर वीजास वालों के लिए भी चेंज आया है। जो लोग विजिटर वीजा अप्लाई करते थे पहले, हर एक को 10 ईयर्स या जितना पासपोर्ट का वैलिडिटी होता था उसका मिलता था, लाइक ड्यूरेशन उतना वीजा मिलता था। लेकिन अब ये फ्लक्चुएट होएगा, या तो ऑफिसर डिसाइड करेगा, उसके हाथ में भी पावर है। CBSE भी डिसाइड, वो तो पहले भी कर लेते थे, उनका जितना लगता था उनको जानवन है उतना वो उन्होंने दिया। और रिफ्यूजी एजाइलम के काफी केस बढ़े, मैंने बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी। डेपुटेशन किया गया, 7300 लोगों को रिपोर्ट किया गया। इसमें अभी वॉलंटरी जो छोड़ के गए हैं कनाडा, उनकी बात नहीं कर रही, इतना ज्यादा डाटा सामने आया। यही की बात खत्म नहीं हुई। द रीजन कि ये क्यों इतना कर रहे हैं, वो रीजन ये है कि कनाडा की जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो चाहती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए, और इसी में कनाडा की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द सेम, ताकि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं या इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका नंबर कम किया जाए। और इस चीज के साथ साथ जो चेंजेस और आए हैं वो ये है कि रिफ्यूजल रेट एज पर सोर्सेज या एज पर कनाडा मीडिया की बात करें तो इस टाइम पे मोर देन 50%, थोड़ा सा 50% से ज्यादा है जो रिफ्यूजल रेट चल रहा है। गाइस, मैं कुछ भी आपको छुपा के नहीं बता रही, सारी चीजें जो क्लियर हैं, जो रिसोर्सेज से शो हो रही हैं, वही आपको बता रही हूँ। सो जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर आई हैं रेचल वैन डेयन, तो उनके टाइम में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें डेफिनेटली कंटिन्यू तो रहेगी। लेकिन क्योंकि ये इन्होंने इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में सर्व किया हुआ है, पॉलिटिशियन है, काफी एक्सपीरियंस इनको, तो ये डेफिनेटली कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस करके इमिग्रेशन पॉलिसी बनाएंगी। क्योंकि चाहे फॉरेन स्टूडेंट्स हो, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्यूशन फी पे करते हैं, वहां पे रहते हैं, कनाडा के लोकल बिजनेसेस को फायदा होता है, या फॉरेन वर्कर्स वहां पर जाके अपनी स्किल्ड जो लोग होते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं। तो कनाडा की इकोनॉमी को सिर्फ मॉनेटरी फायदा नहीं होता, वहां पर मैन पावर भी जाती है, स्किल्ड लोग भी जाते हैं, तो तभी कनाडा इतना लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखता है व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन। सो डेफिनेटली इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले से स्ट्रिक्टनेस हो गई है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होगी। बाकी कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली, इसके ऊपर जैसे कोई भी बदलाव होता है इमिग्रेशन को लेके या कोई भी नई अपडेट आती है आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज, ये तो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट रही। होपफुली वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।